एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इससे आगे की चीज डिस्कस कर रहे हैं जो कि है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था कि हमारा संविधान बन गया था। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कई सारी कमिटीज बनाई थी। उन कमेटी की रिकमेंडेशन पर उन कमेटी ने जो जो रिपोर्ट दी थी, उन रिपोर्ट्स के आधार पर हमारा संविधान का मसौदा तैयार कर लिया गया था, संविधान तैयार कर दिया गया था। ठीक है, अब संविधान तैयार हो गया। ठीक है, अब उस संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या क्वालिटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप बोलोगे कि सबसे बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा लार्ज है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं आपसे बोलूं तो कैसा है, रिटन है। ठीक है, एक एक चीज लिखी गई है यहाँ पे। और क्या है, हमारे देश में सबसे ऊपर है। ठीक है, संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद कोई भी आता है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं आता हमारे देश में। ठीक है, और क्या है, और थोड़ा सा हार्ड है, कठोर है और लचीला भी है। दोनों तरह का है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कठोर है और बिल्कुल ऐसा नहीं कि लचीला है, तो दोनों का मिश्रण है। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में यूनिटी है। ठीक है, और एक एक इंडिविजुअल स्टेट्स बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा संसद है हमारे देश में। ठीक है, संसद में क्या क्या चीज है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये संसद है, ये भी इसकी एक विशेषता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारी जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र होगी। ठीक है, और एकीकृत न्याय व्यवस्था होगी। तो ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो देखिए, पहली चीज तो हम देखते हैं कि संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग नहीं है। जो हमारे यूनियन के लिए, संघ के लिए, पूरे देश के लिए होगा, और राज्यों के अंदर भी वही संविधान होगा। ऐसा नहीं है कि राज्यों में अलग संविधान है और संघ का अलग संविधान है, तो एक ही संविधान है। ठीक है, पहली चीज तो संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सम्मेलन को बढ़ावा देता है, एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, और एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट लेके आना है, अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो ऐसा नहीं किसी स्टेट अकेले, कोई स्टेट की विधानसभा जो है उसमें चेंजेस कर दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद जो है, जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है, संसद तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा से, राज्यसभा से, और तीसरे पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर बनी होती है, तो यही इसमें चेंज कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनमें राज्यों की विधानसभाओं की भी सहमति जरूरी होती है, बाकी ज्यादातर में संसद की, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। प्लस अगर आपको और कुछ करना है तो ठीक, किसी राज्य से संबंधित कोई विधेयक है, आया है, तो उससे रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, और भी कुछ चेंजेस हैं वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, जिसमें हम संसद पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्या शक्ति देता है, हमारे देश का संविधान संसद को संविधान में चेंज करने की शक्ति देता है। ठीक है, संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति है, नए राज्य बना सकते हैं, एक राज्य में से दो बदल सकते हैं, दो राज्यों को मिला के एक बना सकते हैं। देश में कोई दूसरा राज्य जोड़ना है, जैसे मान लीजिए अभी नेपाल आना चाहे तो नेपाल को हमारे यहाँ जोड़ना है, या कोई देश को हटाना है, तो ये कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। ठीक है, या मौजूदा राज्य को समाप्त करना या उसकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, ओके, अब बात आती है कठोरता की और लचीलेपन की। तो हमारे देश का संविधान ना तो बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा लचीला, दोनों का मिला जुला है, मिश्रण है। कठोर संविधान का मतलब क्या होता है कि संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है, जबकि लचीले का मतलब होता है संशोधन आसानी से हो सकता है। तो हमारे देश के संविधान में कुछ कुछ चीजों में तो हमें विशेष प्रक्रिया चाहिए और कुछ कुछ में हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3, और राज्यों की विधानसभाओं की भी सहमति चाहिए होती है। और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें संशोधन आसानी से हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल मतलब कि मेजोरिटी से पास हो जाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं, तो दोनों का मिश्रण है, कठोरता भी है और लचीलापन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष देश। हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है,
यहाँ पे सारे के सारे जितने भी धर्म है ना इस देश में, कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला लोग है, तो कोई भी कैसा भी पर्सन है जो किसी भी धर्म को मानता है, उसका संरक्षण समान होगा, उसके धर्म का संरक्षण समान होगा और समर्थन मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू को ज्यादा बोला जाए, मुस्लिम को कम नहीं। संविधान के सामने सभी लोग समान है और सबका धर्म के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है, वो सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी, उनका कोई भी धर्म नहीं होगा, उनकी नजरों में सारे धर्म समान है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट इसका मिसयूज करती है, वो अलग बात है। ठीक है, वो अपने अपने धर्म के लोगों को प्रायोरिटी देती है, वो अलग बात है। कई बार हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ कराती हैं, और ऐसे जैसे कि मुस्लिम्स को बोल दिया गया आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको ये चीज़ कम मिलेगी, तो उस तरह की गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के लिए करती है, वो अलग बात है। लेकिन संविधान हमारा क्या बोलता है कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें सारे के सारे धर्म सभी के लिए समान है, उन सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा, समान समर्थन मिलेगा उनको। ठीक है, समान अवसर उपलब्ध कराएगी। ठीक है, ओके। अब बात आती है संघवाद की। संघवाद मतलब कि भारत का जो संविधान है उसमें संघ यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में इन्होंने बंटवारा कर रखा है। किस चीज का? गवर्नमेंट जो है, आपको पता है यूनियन हमारे जो संघ है उसकी गवर्नमेंट अलग है और हमारे जो राज्य हैं उनकी गवर्नमेंट अलग है। ठीक है, और इनके अलग अलग काम है। यहाँ पे जो स्टेट है, कोई भी स्टेट, उस स्टेट की गवर्नमेंट काम करती है, उसका उस पर हक होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश में काम करती है, उनके काम अलग अलग बांटे गए हैं। ठीक है, यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे कि संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका। 2 सदन वाली विधायिका में कौन कौन आता है? आपकी राज्यसभा और लोकसभा, और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, हमारी जो जुडिशियरी है वो स्वतंत्र है और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। ठीक है, तो संघ और राज्य जो है उन दोनों के बीच में बंटवारा कर रखा है, और हम सभी अलग अलग स्टेट्स में होते हुए भी भारत के ही हैं। ठीक है, यूनिटी है। ओके, ठीक है, तो राज्यों को ऐसा हक नहीं है कि राज्य अलग से जाके अपना देश बना ले, नहीं, ऐसा हक नहीं है राज्यों को। राज्य काम तो करेंगे, वहां पे उनकी एक अलग गवर्नमेंट होगी, अलग काम होगा, लेकिन ये सभी चीजें अगर हम एट लास्ट बोले तो संघ के अंदर ही है, यूनियन के अंदर ही है। ठीक है, सेंटर के अंदर। ओके, सरकार का संसदीय स्वरूप। अब भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है जो कि 2 सदनों में बटा हुआ है। कौन कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा इसको लोअर हाउस बोलते हैं और इसको अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए लोग इसमें आते हैं। हम लोग जो वोट देते हैं वो वोट के, जैसे कि पीएम के इलेक्शन आपने देखे होंगे, तो उसमें जो डायरेक्ट वोट देते हैं कोई विधायक चुन के कहाँ पे आते हैं? लोकसभा में जाते हैं, और राज्यसभा में राज्यों से चुनकर जाते हैं। ठीक है, राज्यों से चुनकर मतलब कि हम जिनको वोट देंगे वो राज्य की विधानसभा में जाएंगे, और उस विधानसभा से फिर कुछ लोग सिलेक्ट होंगे और फिर कहाँ पे जाएंगे? ये राज्यसभा में जाएंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि ये संसद 2 चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा से, और इन दोनों में वोटिंग कराई जाती है, तभी किसी भी विधेयक में चेंज होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे एकल नागरिकता है। देखिए, जैसे अमेरिका में हम बात करें, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट की नागरिकता भी आपके पास होनी चाहिए, और अमेरिका पूरे देश की भी नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, तो दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका में। इसी तरह हमारा जो देश है उसमें एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब क्या है कि हम जिस किसी स्टेट में रह रहे हैं हमें उसकी नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है, या हमने उसके, तो हमें पूरे के पूरे देश में एक ही नागरिकता काम आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एमपी में रहती हूँ, तो मेरी जो नागरिकता है वो पूरे के पूरे देश की होगी। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट में जाने के लिए मुझे नागरिकता लेनी पड़े उस स्टेट की, ऐसा नहीं है। मेरी पूरे के पूरे इंडिया की जो नागरिकता है वो होगी, तो एकल नागरिकता है। ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया है। तो भारत के संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि भारत में कोई भी जो राज्य है किसी भी अन्य राज्य के व्यक्ति के होने के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ से इस स्टेट में जाना चाहती हूँ, तो ऐसे ही यहाँ के लोग नहीं बोलेंगे नहीं नहीं तुम तो यहाँ के हो और हम तुम्हें नहीं रहने देंगे, तुम्हारे पास यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी स्थान में जाने का, रहने का हक है, हो जा सकता है। कुछ जगह हैं जिनमें
यहाँ पे पाबंदी की गई है, जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जाके बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे देश की जो सीमा है उसके अंदर रहने का अधिकार है। लेकिन कुछ जगह ऐसे जैसे कि सिक्किम में आप जा रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन 6 साल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, अपना बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको आना पड़ेगा। ओके, ठीक है, एक बार में। तो ये कुछ जगह है, उनको छोड़कर बाकी समय आप कहीं भी जा के रह सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पे हमारी जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र है, पहली चीज तो। और कैसी है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इस तरह से चलता है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। इसे भारत के सभी न्यायालय जितने भी है ना इसके अंडर, जो सब इसके अंडर आते हैं, तो पूरे के पूरे भारत पर इसका क्षेत्राधिकार है, ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय आते हैं, फिर जिला न्यायालय आते हैं, फिर निचली जो अदालत आती है वो आती है, ठीक है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा की गई है, सेवा की निर्धारित शर्तें हैं। तो हमारे जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र है। सबसे स्वतंत्र किस तरह से है? हमारी जुडिशरी जो कार्यपालिका है उससे अलग है। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग की गई है। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनका चुनाव किस तरह होता है? तो उनका चुनाव होता है कॉलेजियम से। जो कॉलेजियम में कौन कौन लोग होते हैं? तो जजेस ही होते हैं, तो वही लोग इनका चुनाव करें। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट इनका चुनाव करे या प्राइम मिनिस्टर इनका चुनाव करे। और इनका कार्यकाल भी सुरक्षित है, 65 ईयर्स की एज तक इनका कार्यकाल होता है, मैक्सिमम ये एज होती है। और इनको इनके पद से ऐसे नहीं हटाया जा सकता, इनको इनके पद से हटाने के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस चलेगी, उसके बाद ही इनको इनके पद से हटाया जाएगा। तो ये जुडिशरी जो है वो कैसी है? इंडिपेंडेंट है। और कैसी है? एकीकृत है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके अंदर आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, उसके अंदर अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, सिविल और क्रिमिनल, फिर सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आते हैं। हालांकि जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे और हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है किस तरह से है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। इन सभी को सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। ओके, और इनको उच्चतर न्यायालय बोलते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। अब देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ये भी हमारे देश के संविधान की विशेषता है। हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेके 50 तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या बोला गया है? ये जो ऐसी चीजें हैं, ये एक तरह के हमारे राइट हैं जो गवर्नमेंट हमें देगी, पर हमारे मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट नहीं है। ये हमारे ऐसे अधिकार है जब गवर्नमेंट इनको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लायक होगी तब हमें देगी। तो जैसे मैं किसी स्टेट में रहती हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट या पूरे के पूरे इंडिया की गवर्नमेंट हमें कुछ राइट्स देती है, हमारे लिए कुछ काम करती है। वो काम क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। अगर हमें ये चीज़ें नहीं मिलती है तो हम इसके लिए वहाँ पे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट जब हमें देगी, तो मतलब जब उसकी हालत होगी इस तरीके की वो दे सकती है तो वो देगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक तरह के फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट में और इनमें डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट को अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, जिस दिन वो लागू हुए उसी दिन उनको मिलना था। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गवर्नमेंट उस टाइम पे इतनी लायक नहीं थी कि आपको दे सके, तो वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए जिनको क्या बोला गया कि ये वो अधिकार है जब आप समय समय पर यहाँ के रहने वाले लोगों को देंगे, जैसे कि अच्छा खाना, स्वस्थ पानी, ये सभी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, हमें स्वच्छता चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं अभी जो साफ सफाई वाले अभियान है वो किसके अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत, ठीक है। और रहना, खाना, कपड़े, रोटी, मकान, ये सभी चीज़ें इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ओके, तो या फिर डीपीएसपी जो है वो भी हमारे संविधान की विशेषता है। मौलिक कर्तव्य, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है, संविधान में शामिल किए गए थे। इनका उद्देश्य क्या था? एक नया हिस्सा जोड़ा गया था जो कि पार्ट 4A में जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है, ठीक है। ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके कहाँ आते हैं?
36 से लेके 50 तक, और इसके बाद इसके जस्ट बाद आपका आ जाता है 51A में कौन से मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। 10 कर्तव्य शामिल है इसमें, और नागरिकों को इस बात के लिए मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं कि आपको क्या ये काम करने हैं। अब आपने अधिकारों की तो बात कर ली कि आपको ये अधिकार मिलेंगे, लेकिन उसी तरह से आपके कुछ कर्तव्य भी तो है देश के लिए। तो यहाँ पे इनको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस को गंदा न करें, ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अपने संविधान की रिस्पेक्ट करें, अपने जो नेशनल फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट करें, ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये भी विशेषता है। फिर आपातकाल का प्रावधान, हमारे देश में आपातकाल लग सकता है। ठीक है, आपातकाल किस तरह से लग सकता है, देश में जब भी कोई ट्रेजेडी होती है, ठीक है, हमारे देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। आपातकाल किस किस तरह से लग सकता है वो भी हम देखेंगे। ये जो आपातकाल है उसके लगाए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति किसी राज्य में, उस राज्य की, अगर वो राज्य अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उनका प्रशासन जो है उनकी कंट्रोल में नहीं है, तो राष्ट्रपति जो उस पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब सेम इसी तरह से पूरे देश में हो जाए, ठीक है, तो वहां पे भी आपातकाल लग सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग सकती है। हमारे देश में पैसे बहुत कम हो जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, किसी दूसरे देश से लड़ाई हो जाए तो उस कंडीशन में आपातकाल लगता है। ठीक है, आपातकाल देश के कुछ हिस्सों में या पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार भारत के संविधान में सबसे निचले स्तर या जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में खड़ा किया है। ठीक है, तो हमारा जो देश है उसमें मौलिक अधिकार है। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे यहाँ पंचायती राज है, नगर पालिका है, तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। ये जो हमारा पूरा यूनियन है उसके अंदर राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, और राज्य भी इनको, जैसे मान लीजिए कोई इतना ऊपर बैठा हुआ है, उसको क्या पता कि एक किसी भी गांव में रहने वाले पर्सन को क्या नीड है, किसी गांव में क्या नीड है, तो उसके लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जो पंचायती राज और जो नगर पालिका है, जो छोटे जमीनी स्तर पर काम करती हैं, वो ही विकेंद्रीकरण है हमारा। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। यहाँ पे हमने संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी। इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या क्या विशेषता है वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।